Welcome to the Best Academy of Science. Up to previous video or in previous video we have discussed about structure of benzene और structure of benzene में मैंने आपको बताया था कि open chain structure क्या होता है, उसकी limitations हम लोगों ने पढ़े and after that we have discussed about ring or cyclic structure of glucose. After that we have discussed about an important topic which is generally asked for 2.5 mark and that is a concept of mutarotation shown by the glucose molecule. Now we have to discuss the structure of carbohydrates and this is also an important topic for 2.5 mark exam point of view. So structure of carbohydrates. सो कार्बोहाइड्रेट्स की यदि अगर बात करते हैं हम लोग, सो कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के हम लोगों ने देखे, शुगर और नॉन शुगर टाइप के कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट दे आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे थे. तो जब हम लोग मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड्स में अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग राइबोस शुगर लो, 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर लो, फ्रुक्टोज लो, ग्लूकोज लो, गैलेक्टोज लो, तो ये जो मोनोसैकेराइड्स आप जो लेते हो या ट्रायोजेस या टेट्रोजेस जो लेते हो, तो ये जितने भी मोनोसैकेराइड्स है, एक तो ये ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी ये रिंग या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और रिंग और साइक्लिक फॉर्म में यदि एग्जिस्ट करते हैं तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पिरानोज की तरफ पिरानोज फॉर्म में रह सकते हैं, या फिर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरॉन के फॉर्म में रह सकते हैं. सो सर ये रिंग और साइक्लिक जो मोनोसैकेराइड्स है, एक तो 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म में रहे या फिर 5 मेंबर्ड फ्यूरानोज फॉर्म में रहे. नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम मोनोसैकेराइड्स, सम डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आल्सो. सो कौन से स्ट्रक्चर हम लोग को इस लेसन में, इस वीडियो में पढ़ना है. हमको पढ़ना है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या है, हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ेंगे सर डाइसैकेराइड में 3 एग्जाम्पल, एक माल्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा हम बात करेंगे लैक्टोज की, और उसके बाद पॉलीसैकेराइड में 2 पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे हम लोग, एक रहेगा स्टार्च और दूसरा रहेगा सेलुलोज नाम का. अब यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहला जो मोनोसैकेराइड्स मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, और वो सबसे पहला मोनोसैकेराइड हमको जो पढ़ना है वो है राइबोज शुगर. सो राइबोज शुगर और दूसरा जो मॉलिक्यूल है एक साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ. दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग कहेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर. सो डीऑक्सीराइबोज शुगर हम लोगों को सर दोनों मॉलिक्यूल एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इनके स्ट्रक्चर में कुछ तो भी समानता है, कुछ सिमिलरिटीज़ है. तो यहाँ हम राइबोज शुगर की बात करते हैं या 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर की यदि बात करते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल, दोनों मोनोसैकेराइड अल्डोपेंटोज की कैटेगरी में आते हैं. अल्डोपेंटोज का मतलब होता है सर अल्डिहाइडिक ग्रुप, C+OH ग्रुप, और पेंटोज का मतलब होता है सर 5 कार्बन प्रेजेंट रहे. सो सर अल्डोपेंटोज का अगर मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये रहा मेरे पास एक अल्डोपेंटोज. अब इसका नाम क्या है मैं बताता हूँ सामने. अब ये कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से लगा हुआ है, मतलब असिमेट्रिक, ये भी असिमेट्रिक, ये भी असिमेट्रिक. दिस कंटेन 3 असिमेट्रिक कार्बन एटम एंड सिंस इट कंटेन्स 3 असिमेट्रिक कार्बन एटम इट विल फॉर्म द आइसोमर और इट विल शो द आइसोमर 2n. n मतलब नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन, 3 असिमेट्रिक कार्बन है तो 2 सो 8 आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि पहला स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया है, जहां पर 2nd, 3rd और 4th कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में मैंने OH ड्रॉ किया है. सर दिस इज राइबोज शुगर और ये डी राइबोज शुगर है. यदि आप इसका L ड्रॉ करना चाहते हो तो L ड्रॉ करना बहुत आसान है, मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूँगा. सर L ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा. मिरर इमेज का मतलब होगा सर पूरा का पूरा स्केलेटन सेम रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड में आपने हाइड्रोजन लिखे, राइट हैंड साइड में OH. मिरर इमेज में क्या करोगे, OH लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे और H
राइट हैंड साइड में लिखोगे तो एल राइबोज बन जाएगा। यदि आप ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन, यदि सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर देते हो तो सेकेंड कार्बन पर अभी लेफ्ट हैंड साइड में H, राइट हैंड साइड में OH है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद OH आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, H चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो अब ये राइबोज नहीं रहेगा, ये बन जाएगा अरेबिनोज। तो वैसे ही आप इसका मिरर इमेज अगर ड्रॉ करते हो तो ये बन जाएगा एल अरेबिनोज। वैसे यदि आप तीसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू राइबोज, सो राइबोज का ही स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे और राइबोज के स्ट्रक्चर में यदि आप तीसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यदि चेंज करते हो, बाकी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करना नहीं है। सो तीसरे कार्बन पर कौन था? H लेफ्ट हैंड साइड में, OH राइट हैंड साइड में था, अब OH आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में। तो ये जो तीसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपने राइबोज से चेंज किए हो, अब ये बन जाता है डी ज़ाइलोज। और वैसे इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो एल ज़ाइलोज बन जाएगा। और यदि ऐसे ही आप राइबोज के मॉलिक्यूल में तीसरे और दूसरे कार्बन का यदि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर देते हो तो ऐसे केसेस में आपको मिल जाता है लाइजोज, वैसे डी लाइजोज और वैसे ही एल लाइजोज। सो इस तरीके से सर राइबोज के 2, अरेबिनोज के 2, ज़ाइलोज के 2 और लाइजोज के 2, ऐसे 8 आइसोमर होते हैं अल्डोपेंटोज के। उसमें से मुझे पढ़ना है एक राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर के ही समान दिखने वाला 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। सर राइबोज शुगर होता है ये एक अल्डोपेंटोज है। अल्डोपेंटोज सर जो प्रेजेंट होता है RNA में, और RNA का काम हमारे पास होता है, हमारे बॉडी में RNA का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना राइबोसोम्स के ऊपर। सो राइबोसोम से आता है राइबोज शुगर, सो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोज शुगर। सो ये राइबोज शुगर जो RNA में प्रेजेंट होता है, जो RNA प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोज शुगर का दूसरा काम भी है हमारे बॉडी में इंसुलिन हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाना, मतलब ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। सो ऐसे राइबोज शुगर का हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब ये राइबोज शुगर अगर बात करते हैं तो राइबोज शुगर ये पेंटोज शुगर है, मतलब अल्डोपेंटोज। अगर आप ट्रायोजेस और टेट्रोजेस के तरफ चलते हो तो दे एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म इन फ्री स्टेट, ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि राइबोज शुगर की यदि बात करते हो तो राइबोज शुगर आप लोगों को दिखते हैं 3 फॉर्म में, एक ओपन चेन फॉर्म, दूसरा 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म और तीसरा 5 मेंबर्ड फुरानोज फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म में अगर बात करते हो तो सॉल्यूशन फॉर्म में आप लोगों को सभी दिखेंगे, अल्फा राइबोज, बीटा राइबोज, पिरानोज फॉर्म में भी, फुरानोज फॉर्म में भी, और बहुत ही कम मात्रा में होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करूँगा CH2OH, CHOH, CHOH, CHOH और वैसे ही C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया सर हमारे पास में ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोज या फिर डी राइबोज शुगर हम लोग कहेंगे। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर आप लोग पिरानो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन, पहले और 5वें कार्बन के बीच का अगर आप लोग इंटरेक्शन दिखाते हो तो तब आप लोगों को मिलता है कुछ इस तरीके से 6 मेंबर्ड पिरानोज स्ट्रक्चर। इस तरीके से सर पहले कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पर यदि ये H चले जाता है यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा सर? OH बन जाएगा। कौन सा नया स्ट्रक्चर बनता है फिर? CH2 निकल चुका है हाइड्रोजन, CHOH, CHOH, CHOH और ये अभी नया असिमेट्रिक कार्बन तैयार हुआ है। नया असिमेट्रिक कार्बन मतलब ये कार्बन नया असिमेट्रिक बन चुका है ऐसे हेमिएसिटल बनने से, एंड देयर शुड बी लिंकेज बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन वाया ऑक्सीजन। तो अब ये तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हुआ। अभी आप अगर निकालना चाहते हो हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में जो बिलो द प्लेन होते हैं उसको अब नीचे लिखना मतलब राइट हैंड साइड में होते हैं उसको बिलो लिखना पड़ता है। तो सर यहाँ पर फर्स्ट कार्बन,
पहले कार्बन पर OH कहाँ पर है, बिलो द प्लेन, मतलब राइट हैंड साइड में तो बिलो द प्लेन, H अबव द प्लेन। सेकेंड कार्बन पर OH था राइट हैंड साइड में इसलिए बिलो द प्लेन, वैसे ही थर्ड कार्बन पर, वैसे ही फोर्थ कार्बन पर, और फिफ्थ कार्बन पर कौन है, फिफ्थ कार्बन पर लगे हैं 2 हाइड्रोजन HH। तो ये बन गया सर एक हमारे राइबोज शुगर का पिरानोज फॉर्म में स्ट्रक्चर। तो उसको आप लोग कहोगे सर अल्फा डी, और सर ये होता है राइबोपिरानोज। डी रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन, रिमेंबर दैट। सर वैसे अगर बीटा ड्रॉ अगर करना चाहते हो तो बीटा ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से मैं ड्रॉ करके दूंगा नहीं यहाँ पर। बीटा ड्रॉ यदि करना है सो सर चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यदि चेंज करते हो तो OH चले जाएगा ऊपर और H आ जाएगा नीचे और बन जाएगा बीटा डी राइबोपिरानोज। ठीक है सर। वैसे ही फुरानोज फॉर्म यदि आपको ड्रॉ करना है तो फुरानोज फॉर्म ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू कैरी आउट द इंटरेक्शन बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। सो ऐसा करने के बाद क्या होगा सर, ऐसा करने के बाद CH2OH, CH यहाँ पर बचेगा ऑक्सीजन, CHOH, CHOH और नया असिमेट्रिक कार्बन तैयार होगा COH। और यहाँ पर सर पॉसिबिलिटी ये भी है कि OH राइट हैंड साइड में लिखिए, H लेफ्ट हैंड साइड में, हो सकता है OH लेफ्ट हैंड साइड में रहे, H राइट हैंड साइड में, है ना सर, दोनों पॉसिबिलिटी। और उसी के बेसिस पर तो हम लोग अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इसी से मैं पिरानो स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। ऑक्सीजन ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, सो ऑक्सीजन और 4 कार्बन मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है सर। ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ऑक्सीजन के बाद फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पर लगा कौन, OH H। सर OH राइट हैंड साइड में है इसलिए बिलो द प्लेन, H अबव द प्लेन। सेकेंड कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में, बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन। सर थर्ड कार्बन में OH राइट हैंड साइड में है, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन। चौथे कार्बन पर कौन लगा है, H लगा है और CH2OH। CH2OH बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, ऑलवेज प्रेजेंट अबव द प्लेन। तो ये बन जाएगा अल्फा डी राइबोफुरानोज, 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। बीटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल माथापच्ची करना नहीं, आप पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। यदि आप पहले कार्बन पर OH ऊपर लिखते हो और H नीचे लिखते हो तो आप लोगों को मिल जाता है बीटा डी राइबोफुरानोज। ये बन जाएगा उसका स्ट्रक्चर। यहीं पर ड्रॉ करके दिखा दूं मैं आपको, बीटा डी राइबोपिरानोज। पहले कॉन्फ़िगरेशन, पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सर OH ऊपर ले लो, H नीचे ले लो, ये बन जाएगा बीटा डी राइबोपिरानोज। OH ऊपर और H नीचे, ये बन जाएगा बीटा डी राइबोफुरानोज। तो इस तरीके से मैंने राइबोज शुगर का, डी राइबोज शुगर का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। उसके बाद में 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ किया है, 5 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ किया है। 6 मेंबर्ड में भी 2 स्ट्रक्चर, अल्फा राइबोपिरानोज, बीटा राइबोपिरानोज और अल्फा राइबोफुरानोज और बीटा राइबोफुरानोज। ये राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि सामने वाले स्ट्रक्चर में हमको ऐसा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ना पड़े फिर से। डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए और माथापच्ची आपको करना नहीं, राइबोज शुगर को ही याद रखो, उससे हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सर डीऑक्सीराइबोज शुगर ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को आप कहते हो पेंटोज शुगर, दूसरा होता है सर फॉस्फेट और तीसरा होता है सर हमारे पास में नाइट्रोजन बेस। सो डीऑक्सीराइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर विच इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो ऐसे डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या है ये देखना है मुझे। डीऑक्सीराइबोज स्ट्रक्चर अलग से याद रखने की जरूरत नहीं सर। 2-डीऑक्सी, 2 का मतलब सेकेंड कार्बन, डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन निकाल दो,
मिलेगा आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर। नए स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ नहीं करता मैं, अब नए स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करता सर। यहाँ पर राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर को याद रखो बरोबर ध्यान से, उसी से डीऑक्सीराइबोस शुगर। सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ OH और H, सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन निकाल दो, ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। सेकेंड कार्बन का OH का O निकाल दो, ये बन जाएगा अल्फा डीऑक्सीराइबोपिरानोज, बीटा डीऑक्सीराइबोपिरानोज। वैसे ही बनाओगे पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके। उसके बाद में वैसे ही सर अल्फा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो बीटा का स्ट्रक्चर अलग से आपको समझने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन। नाउ सर वैसे ही सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन निकाल दो, ये बन जाएगा अल्फा डीऑक्सीराइबोफुरानोज। और एक बार अल्फा का स्ट्रक्चर आपको याद है तो बीटा आप लोग बड़ी आसानी से ड्रॉ करोगे। सर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर टू डीऑक्सीराइबोस शुगर। नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द अनदर मोनोसैकेराइड एंड दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अ अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज का मतलब होता है सर उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन प्रेजेंट है। और ये सर जो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, ये हमारे नेचर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दे रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट हैंड साइड। सो थर्ड मॉलिक्यूल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड सिंस नेचुरल ग्लूकोज ऑलवेज रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट हैंड साइड, सिंस इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज। उसको डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। एंड दीज ग्लूकोज नाउ have molecular formula C6H12 and O6. Remember that glucose कोई भी स्टेट में, आप फ्री स्टेट में बात करो या किसी के साथ में दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ कंबाइन भी होता है, मतलब कंबाइंड स्टेट में भी बात करो। सो इन बोथ इन फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट इट एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म। सो 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो फ्री स्टेट में रहे चाहे हम उसको कंबाइंड स्टेट में लिखें। हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ चुके हैं सर, जस्ट हम लोग इसको रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पर। सो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, सो CH2OH, CHOH, CHOH, वैसे ही COHH और वैसे ही CHOH, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया था सर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। And according to the Fisher, there should be some interaction between first, second, third, fourth and fifth. So first and fifth carbon, so due to interaction, new asymmetric carbon will generate. और इस तरीके से हमने फिशर प्रोजेक्शन के 2 फॉर्मूले ड्रॉ किए थे और हॉवर्थ प्रोजेक्शन के में भी 2 स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किए थे। उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो की तरफ जाना पड़ेगा अगर डिटेल में पढ़ना है तो। सो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज का कैसे ड्रॉ किए थे यदि आपको याद है, सो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किए थे। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पर लगा था CH2OH, नीचे H, HOH, OH, H, H, OH। और यदि आप H ऊपर और OH नीचे लिखते हो सर दिस इज फर्स्ट कार्बन। और पहले कार्बन का यदि कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करते हो तो ऐसे केसेस में हम लोग कहेंगे कि सर हियर वी गेट अ न्यू एनोमर एंड दैट विल बी द बीटा फॉर्म। सो अल्फा कैसे पहचाने सर, OH OH नज़दीक है मतलब बिलो द प्लेन, सो दे विल रिपेल ईच अदर, ड्यू टू रिपल्शन इट विल बी लेस स्टेबल, सो इट इज अल्फा ग्लूकोज। सो अल्फा D प्लस ग्लूकोपिरानोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोपिरानोज। D रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट असिमेट्रिक कार्बन, प्लस रिप्रेजेंट्स इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सर ये आप लोगों ने अल्फा D प्लस ग्लूकोपिरानोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, बीटा का स्ट्रक्चर ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक ड्रॉ करके दे देता हूँ, बाद में मैं बार बार बीटा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूँगा। यू हैव टू कीप हियर द कॉन्फ़िगरेशन सेम, CH2OH, H, HOH, OHH, HOH,
और वैसे ही सर पहले कार्बन का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, OH ऊपर लिखो, H नीचे, ये बन जाएगा OH OH, बल्कि ग्रुप्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, लेस रिपल्शन, मोर स्टेबल, सो दिस इज बीटा D प्लस ग्लूकोज, या पिरानोज फॉर्म में ड्रॉ किए, सो ग्लूको पिरानोज भी कहोगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच इज इम्पॉर्टेंट। इसको हम लोग ग्लूकोज को हम लोग अगर ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है सर, वो एनर्जी जनरेट होती है ग्लूकोज की वजह से ही। सर उसके बाद में हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर के तरफ चलते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द गैलेक्टोज। सो गैलेक्टोज इज ऑल्सो अ मोनोसैकेराइड एंड दैट इज हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 एंड O6, और ये भी ऐसे ही पिरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सर ग्लूकोज गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आपको अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ध्यान रखने के लिए आप लोगों को ग्लूकोज के ही स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क क्या होता है दोस्तों? सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क होता है सिर्फ चौथे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। जैसे ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर था, यदि आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हो, मतलब H लेफ्ट हैंड साइड में था, OH राइट हैंड साइड में, यदि आप OH लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो और H राइट हैंड साइड में यदि लिखते हो तो ऐसे केसेस में आपको जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज गैलेक्टोज। बस क्या सर, यहाँ पर भी वैसे ही करना है, चौथे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। सो OH ऊपर, H नीचे, सर ये बन जाएगा अल्फा D प्लस गैलेक्टोपिरानोज, गैलेक्टोपिरानोज। वैसे ही सर चौथे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज करोगे तो ये बन जाएगा बीटा D प्लस गैलेक्टोपिरानोज। सो इस तरीके से हम लोग गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को भी याद रख सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर के तरफ, एंड दैट फिफ्थ स्ट्रक्चर इज दैट इज फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज जो होता है हमारे पूरे कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा मीठा होता है टेस्ट में। द मोस्ट or the sweetest monosaccharide or sweetest carbohydrate is nothing but a sucrose. So fifth molecule is fructose. So the fifth monosaccharide is fructose. और ये फ्रुक्टोज जो होता है ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है लियो रोटेटरी के फॉर्म में, मतलब इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट हैंड साइड। सिंस इट इज लियो रोटेटरी इट इज कॉल्ड एज ल्यूलोज, and molecular formula is same as glucose C6H12 and O6. सर फ्रुक्टोज इट इज कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस का मतलब होता है कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और हेक्सोस का मतलब होता है 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रुक्टोज की यदि मैं बात करता हूँ, सो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे है, तो उसके लिए मुझे ओपन चेन फ्रुक्टोज, ये अगर फ्री स्टेट में है, मतलब अकेला यदि है, तो ऐसे केसेस में वो 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यदि वो कंबाइंड स्टेट में है, मतलब किसी और मोनोसैकेराइड के साथ में यदि कंबाइंड है, तो ऐसे केसेस में वो 5 मेंबर्ड फुरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोग अगर बात करते हैं कि ये पिरानोज फॉर्म और फुरानोज फॉर्म कैसे बनते हैं, तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा फिर से फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के तरफ। ग्लूकोज की तरह ही उसका कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखना, ग्लूकोज की तरह H OH H OH OH लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ऊपर रहेगा CH2OH। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में कार्बन है, ये कीटोनिक ग्रुप है। सर दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब सर ये पिरानोज फॉर्म कब बन सकता है? पिरानोज मतलब 6 मेंबर्ड, तो 6 मेंबर्ड फॉर्म तभी होगा जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, जब पहले और छठवें कार्बन के बीच सेकेंड और 6 कार्बन के बीच में इंटरेक्शन होगा, व्हेन C2C6 इंटरेक्शन विल बी देयर, फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल विल बी देयर। और हेमीएसिटल बनेगा तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, CH2
ऑक्सीजन H निकल चुका है, CHOH, CHOH, COHH। वैसे ही अब यहाँ पर कौन आएगा, अब कार्बन ऑक्सीजन की तरफ H चले गया, ये बन जाएगा OH, और उसी कार्बन पर कौन लगा है, CH2OH। ग्लूकोज में भी आप लोगों ने पहले OH राइट हैंड साइड में लिखे थे, अल्फा कहे थे, और OH यदि लेफ्ट हैंड साइड में लिखकर CH2OH को राइट हैंड साइड में लिखते हो तो बीटा कहते हो। तो ये बन गया सर हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और इसी से आप लोग क्या लिखते थे, कितने मेंबर की रिंग बनी सर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। So second, third, fourth, fifth, sixth carbon or oxygen is involved in the ring formation. So here we will get such type of structure of fructose. So this is second carbon, क्योंकि second carbon ring में शामिल है. This is third, this is fourth, this is fifth and this is sixth carbon. Second carbon पर हमेशा ध्यान रखना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जिनको आप राइट हैंड साइड में लिखते हो उनको हावर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले में बिलो द प्लेन लिखना होता है। सो OH सेकेंड कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है बिलो द प्लेन, CH2OH लेफ्ट हैंड साइड में है अबव द प्लेन, H राइट हैंड साइड में है बिलो द प्लेन, OH अबव द प्लेन, OH राइट हैंड साइड में बिलो द प्लेन, H अबव द प्लेन। वैसे ही OH राइट हैंड साइड में बिलो द प्लेन, H अबव द प्लेन। और इधर छठवें कार्बन पर कौन लगा है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो ये बन गया सर हमारा, ये था हमारा अल्फा, अल्फा फ्रुक्टोज है ये, हेमी एसिटल फॉर्म, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ओपन चेन स्ट्रक्चर में कोई अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा तभी पॉसिबल है जब आप लोग रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब हेमी एसिटल फॉर्मेशन में जो कार्बन इन्वॉल्व है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना। ग्लूकोज में आप पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखते थे, अल्फा बीटा कहते थे, क्योंकि पहला कार्बन ये हेमी एसिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था। यहाँ पर सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व है, सो हेमी एसिटल फॉर्मेशन में जो कार्बन इन्वॉल्व होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना। तो ये बन गया सर हमारा अल्फा। सर ये लियो रोटेटरी होते हैं, फ्रुक्टोज भी डी सीरीज में ही होता है, एग्जिस्ट करता हमारे नेचर में। अल्फा डी माइनस, माइनस मतलब लियो रोटेटरी, फ्रुक्टोपिरानोज। ठीक है, अब बीटा ड्रॉ करने के लिए अलग से माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, जस्ट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कार्बन। तो OH कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, सो OH लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और CH2OH आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा बीटा फ्रुक्टोज हेमी एसिटल फॉर्म। सर सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन OH नीचे लिखे थे, अब OH ऊपर लिखोगे, CH2OH नीचे लिखोगे, ये बन जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोपिरानोस। ठीक है, अल्फा और बीटा के भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब इधर अगर अब आप 5 मेंबर्ड रिंग बनाना चाहते हो, सो देयर शुड बी सम इंटरेक्शन बिटवीन सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, तब जाकर 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो कैसे रिंग बन सकती है देखो तो जरा, सो C2C5 इंटरेक्शन। कैसे रिंग बनेगी, नीचे से ड्रॉ करता हूं मैं, CH2OH, CH यहाँ पर ऑक्सीजन, CHOH, COHH, C, और यहाँ पर अभी हाइड्रोजन चले जाता है तो OH राइट हैंड साइड में और CH2OH को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ। तो ये बन गया सर हमारा 5 मेंबर्ड रिंग। कौन से कार्बन इन्वॉल्व है, ये फर्स्ट रहा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड। सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन। OH राइट हैंड साइड में लिखे तो इसको आप कहोगे अल्फा फ्रुक्टोज, ये हेमी एसिटल फॉर्म। अब सर अभी हम लोग क्या करेंगे, हावर्ड प्रोजेक्शन फार्मूले जैसे अभी ड्रॉ किए थे, 5 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन और 4 कार्बन की रिंग, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। अब सेकेंड कार्बन पर कौन है, OH राइट हैंड साइड में, तो हावर्ड प्रोजेक्शन फार्मूले में OH बिलो द प्लेन, CH2OH अबाउ द प्लेन। इधर वैसे ही H नीचे आएगा, OH ऊपर, OH नीचे आएगा, H ऊपर। 5वें कार्बन पर कौन लगा है, H और CH2OH, बल्कि CH2OH विल ऑलवेज प्रेजेंट अबाउ द प्लेन और H बिलो द प्लेन। तो ये बन गया अल्फा। अल्फा कैसे पहचाने सर, OH और बल्कि CH2OH। ग्लूकोज में आप लोग OH देखते थे, एक ही साइड में रहेंगे तो अल्फा, अपोजिट साइड में रहेंगे तो बीटा। यहाँ OH नहीं देखना, OH से ज़्यादा रिपल्शन OH और CH2OH में होगा, बिकॉज CH2OH इज मोर बल्कियर देन OH। सो सर बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन, सो दिस विल बी लेस स्टेबल। सो अल्फा
फ्रुक्टोफुरानोज। अब बीटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बीटा का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? सेम, मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ नहीं करता, यू हैव टू जस्ट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड कार्बन। सो OH जो नीचे लिखे थे अब उसको ऊपर लिखो और CH2OH को कहाँ लिखो? नीचे लिखो। तो ये बन जाएगा बीटा फ्रुक्टोफुरानोज बन जाएगा। सो इस तरीके से फ्रुक्टोज का मैंने पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया। फिर हेमिएसिटल कैसे बनता है, पिरानोज फॉर्म कैसे बनता है, और पिरानोज में मैंने अल्फा और बीटा के 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। फिर 5 मेंबर्ड फुरानोज फॉर्म कैसे बन सकता है, उसका अल्फा और बीटा का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। अल्फा और बीटा के स्ट्रक्चर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट वी हैव टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट कार्बन विच इज इन्वॉल्व इन हेमिएसिटल फॉर्मेशन एंड दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। तो ये 5वां नंबर हो गया फ्रुक्टोज का। तो ये सब मैंने ड्रॉ किया है। अब फ्रुक्टोज की अगर बात करते हो तो फ्रुक्टोज ये एक कीटोहेक्सोज था। तो अभी हम लोग कितने मोनोसैकेराइड्स पढ़े? सर राइबोस शुगर पढ़े, उसके बाद में हम लोग पढ़े किसके बारे में? हम पढ़े डीऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में, हम लोग पढ़े उसके बाद में ग्लूकोज के बारे में, हम लोग पढ़े गैलेक्टोज के बारे में, उसके बाद में पढ़े हम लोग फ्रुक्टोज के बारे में। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद में मुझे 2 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तब आप लोग उसको क्या कहोगे? डाइसैकेराइड्स कहोगे। सो डाइसैकेराइड्स में पहला एग्जाम्पल मुझे लेना है, मतलब 6 नंबर सीक्वेंस के हिसाब से, दैट इज माल्टोज। और माल्टोज ये एक शुगर टाइप कार्बोहाइड्रेट है। मतलब मैंने पहले ही कहा ना कि शुगर टाइप कार्बोहाइड्रेट कौन है? सभी के सभी मोनोसैकेराइड, सभी के सभी ओलिगोसैकेराइड सिवाय सुक्रोज के, और पॉलीसैकेराइड्स नहीं है सर, ये नॉन शुगर टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। सो माल्टोज इज अ शुगर टाइप कार्बोहाइड्रेट, शुगर टाइप कार्बोहाइड्रेट, और डाइसैकेराइड है, मतलब 2 यूनिट से बना हुआ है सर ये। अब 2 यूनिट कौन से इसके देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ माल्टोज इज C12H22O11 एंड व्हेन दिस माल्टोज कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो हमारे घर में जो स्टार्ची फूड ग्रेन्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होता है सर माल्टोज। सो माल्टोज का जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया, माल्टोज का जब मैं हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज, और माल्टेज के प्रेजेंस में जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मुझे मिलता है अल्फा ग्लूकोज, और वैसे ही दूसरा अल्फा ग्लूकोज। हमारे बॉडी में अगर बात करते हो तो हम जब भी स्टार्च खाते हैं ना, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाए मतलब हमने स्टार्च खाए। अब स्टार्च खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हमारा माउथ में प्रेजेंट रहने वाला जो सलाइवा है, वो सलाइवा क्या करता है सर? सलाइवा में प्रेजेंट रहने वाला अमाइलेज पहले वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है पहले माल्टोज में। फिर ये माल्टोज जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो एंजाइम माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी मिलती है। सो अल्फा ग्लूकोज। सो माल्टोज मॉलिक्यूल में 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, मतलब 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड बाय C1C4 लिंकेज। सो व्हाट डू यू मीन बाय C1C4 लिंकेज? सो हियर, सो स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज इज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज इज, माल्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो मुझे 2 अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैं अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डायरेक्टली याद रखता हूँ। अब इतने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, सो इट इज अंडरस्टूड, आपको आता है CH2OH, HOH, OHH, HOH। सर अल्फा है मतलब OH एक ही प्लेन में। सर दूसरा भी अल्फा ग्लूकोज ड्रॉ कर दो। सो आई हैव ड्रॉन हियर अ सेकेंड दैट इज अल्फा ग्लूकोज। सो अल्फा ग्लूकोज का फिर से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, CH2OH, H, HOH, OHH, HOH और HOH। सर अब ये रहा पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th कार्बन, ये 6th कार्बन होता है। ये भी वैसे ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4th कार्बन।
तो पहले ग्लूकोज का पहले कार्बन का OH और दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन का OH, OH इंटरैक्ट होगा, H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या? ऑक्सीजन। सो हियर अब नाउ दीज 2 कार्बन एटम्स विल लिंक्ड वाया ऑक्सीजन। और ये जो लिंकेज बना है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 2 ग्लूकोज के बीच में, इसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है किसके बीच में बना? सर पहला कार्बन पहले ग्लूकोज का C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4। सो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप लोगों ने कहे, तो ये हो गया हमारा माल्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में मैं सेकेंड स्ट्रक्चर के तरफ चल रहा हूं और सेकेंड स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा सेकेंड डाइसैकेराइड, दैट इज नथिंग बट अ सुक्रोज। सो सुक्रोज की अगर बात करता हूं तो सुक्रोज ये एक डाइसैकेराइड है जिसको इन्वर्टेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में जब उसका हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो आपको मिलता है एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा मिलता है बीटा फ्रुक्टोज। सो डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज। सो सर 7th नंबर का जो मोनो डाइसैकेराइड मुझे पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज सुक्रोज। अब सुक्रोज के स्ट्रक्चर को याद कैसे रखोगे? सर सुक्रोज के स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए सर इट इज, मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, इट इज अ डाइसैकेराइड विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है सर जिनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। बाकी डाइसैकेराइड आप अगर लोगे सभी के सभी डाइसैकेराइड, सभी के सभी मोनोसैकेराइड, उनका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एक ही डाइसैकेराइड ऐसे होता है सुक्रोज जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाते, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता आसानी से। इसीलिए तो हम लोग सुक्रोज को अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में, मतलब फूड प्रिजर्वेशन के काम में लाते हैं सर। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C12H22O11 और ये सेकेंड मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर है। सबसे ज़्यादा स्वीट कौन था? फ्रुक्टोज नाम का मोनोसैकेराइड पूरे कार्बोहाइड्रेट्स में। सो उससे कम ये सुक्रोज होता है, उससे कम स्वीटनेस का। सो सेकेंड मोस्ट स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज सुक्रोज। अभी हम लोग सुक्रोज की अगर बात करते हैं तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जब आप लोगों ने किए तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आप लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मिलता है एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा फ्रुक्टोज। सो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। घर में हम लोग केन शुगर यूज करते हैं ना, घर में जो शक्कर यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन शुगर। सो इन्वर्टेज के प्रेजेंस में जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमको एक अल्फा ग्लूकोज मिला और साथ में मिला मुझे कौन? तो बीटा फ्रुक्टोज मिलता है सर। अब ये अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता होगा सुक्रोज। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज? सो सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा सर। अल्फा ग्लूकोज, ये रहा मेरे पास में अल्फा ग्लूकोज, इस तरीके से आप लोग अल्फा ग्लूकोज लिखोगे CH2OH H HOH OHH HOH और यहाँ पर भी HOH अल्फा ग्लूकोज। सर बीटा फ्रुक्टोज कंबाइंड स्टेट में फ्रुक्टोज होता है सर पिरानोज फॉर्म में, तो पिरानोज फॉर्म वाला ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑक्सीजन और ये रहे आप लोगों के 4 कार्बन। सर इस तरीके से हम लोगों ने उसका कॉम्बिनेशन किए। कौन होता है यहाँ पर? CH2OH H सेकेंड कार्बन पर, यहाँ पर वैसे ही कौन सा बीटा है ना, मतलब मोर स्टेबल, मतलब OH रहेगा नीचे सर, वैसे ही CH2OH H H OH। सो इस तरीके से मैंने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया? बीटा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर अगर CH2OH H, वैसे आप लोग देखोगे तो HOH OH ऊपर रहेगा दोस्तों, OH ऊपर रहेगा, H रहेगा नीचे, और बीटा की बात कर रहे हो तो बीटा की बात अगर करते हो तो
OH रहना चाहिए ऊपर और CH2OH रहना चाहिए नीचे। बीटा है ना, मोर स्टेबल है, सो बल्कि ग्रुप शुड बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो अब किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये रहा फर्स्ट कार्बन अल्फा ग्लूकोज का और ये रहा फर्स्ट सेकेंड कार्बन बीटा फ्रुक्टोज का। सो अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH और बीटा फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन का OH, इट विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड इट विल गिव राइज और इट विल लिंक विथ ऑक्सीजन H2O बाहर निकलने के बाद। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड दैट इज कॉल्ड एज सुक्रोज। हम लोग सुक्रोज की बात करते हैं, तो ये हो गया सर हमारे पास में। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डाइसैकेराइड के तरफ, जिसको हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं, जो मैमेलियन मिल्क में प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग लैक्टोज कहते हो। सो सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर मतलब 8th स्ट्रक्चर of disaccharide that we have to discuss and that is lactose। लैक्टोज के बारे में बात करना है। सो लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है सर? लैक्टोज भी ऐसे एक क्या है, डाइसैकेराइड है सर। इट इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड और ये डाइसैकेराइड ये रिड्यूसिंग शुगर है बाकी। सर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22 और O11। सर इस लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ मिल्क, मैमेलियन मिल्क। नाउ जब हम लोग इस लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है एक बीटा गैलेक्टोज और साथ में मिलता है अल्फा ग्लूकोज। सो सर लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के बाद में मुझे बीटा गैलेक्टोज मिल रहा है और मिल रहा है मुझे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो कैसे क्या लिंक होंगे? सो स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। सो लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है सर? पहले बीटा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किए इसके पहले भी। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ध्यान रखने के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना है। CH2OH HOH OH H HOH और यदि आप OH ऊपर लिखते हो तो ये बन जाता है बीटा ग्लूकोज। सर बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज में क्या फर्क है? सिर्फ चौथे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सो OH आ जाता है ऊपर और H आ जाएगा नीचे, ये बीटा गैलेक्टोज। यानी अल्फा ग्लूकोज ड्रॉ करना है, अल्फा ग्लूकोज। तो ये बन गया सर अभी हमारा स्ट्रक्चर बनने जा रहा है किसका? लैक्टोज नाम के डाइसैकेराइड का। अल्फा ग्लूकोज ड्रॉ करोगे आप लोग अभी CH2OH H HOH OH H HOH और यहाँ पर HOH एक ही साइड में, मोर रिपल्शन लेस स्टेबल अल्फा ग्लूकोज। ये हो गया सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ कार्बन और बीटा गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन फर्स्ट। सो बीटा गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और अल्फा ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, देयर विल बी सम इंटरेक्शन बिटवीन दिस OH के बीच से क्या निकलेगा? H2O एंड नाउ दिस विल कंबाइन। सो कौन सा लिंकेज बना दोस्तों? ये C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में कौन सा लिंकेज था? C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पर कौन सा लिंकेज है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये हो गया लैक्टोज के बारे में। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग? तो स्टार्च पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद में हम लोग सेलुलोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सो सर नेक्स्ट हेडिंग मतलब हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं अब तक? कौन से मोनोसैकेराइड्स हम लोगों ने पढ़े? सर राइबोज शुगर पढ़े, राइबोज शुगर के बाद 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर पढ़े, बाद में ग्लूकोज पढ़े, उसके बाद में गैलेक्टोज पढ़े, उसके बाद में फ्रुक्टोज पढ़े। मतलब 5 मोनोसैकेराइड्स हो गए। डाइसैकेराइड में कितने एग्जाम्पल लिया मैंने? 3। कौन से? एक लिया आप लोगों ने माल्टोज, एक लिया सुक्रोज और एक लिया आप लोगों ने लैक्टोज। नाउ सर ये 8 स्ट्रक्चर हो गए। अब 9 स्ट्रक्चर की अगर तरफ चलता हूँ, सो आई हैव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च का स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले तो स्टार्च ये पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड मतलब इनके हाइड्रोलिसिस के बाद में आप लोगों को n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। मोनोसैकेराइड यूनिट्स आप लोगों को n नंबर मिलते हैं। n का मतलब कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं है सर। सो n की वैल्यू वो रेंज कर सकती है और डिपेंड करता है कि पॉलीमर कौन सा है। सो स्टार्च इज अ पॉलीमर। सर ये पॉलीमर ही है,
which is formed by the combination of different monosaccharides और same monosaccharides. So polysaccharide है, इसलिए ये नॉन शुगर टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. सो इट इज़ अ नॉन शुगर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नॉन शुगर का मतलब पता है आप लोगों को? स्वीट इन टेस्ट नहीं होता सर, एमॉर्फस होता है, वाटर सोलूबल नहीं रहता. तो ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च भी ऐसे ही मुझे वाटर सोलूबल, फेयरली वाटर सोलूबल दिखता है, फेयरली वाटर सोलूबल दिखता है. अब ये फेयरली वाटर सोलूबल रहने की वजह क्या है? अब स्टार्च है क्या सर? सो स्टार्च अगर देखोगे तो स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का रिजर्व्ड फूड मटेरियल है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ ऑल द प्लांट्स. मतलब प्लांट्स ग्लूकोज तैयार कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ग्लूकोज से उनकी बॉडी बनती है, मतलब सेलुलोज बनता है, सेलुलोज से प्लांट बॉडी बनती है. और आफ्टर दैट सर ये स्टार्च, ये उनके लिए रिजर्व्ड फूड मटेरियल बनता है. मतलब जब कभी उनके पास में ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ऐसे केसेस में उन स्टार्च को यूज करते हैं सर्वाइवल के लिए. सो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. और जब मैंने इस स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस किया अमाइलेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में, तो मुझे अब ये स्टार्च हाइड्रोलाइज होकर दे रहा था n नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सो सर ये n की वैल्यू क्या है? तो स्टार्च में मुझे ये n की वैल्यू रेंज करते हुए दिखाई देती है 200 टू 1000 की रेंज में. मतलब कोई स्टार्च का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे? वो 200 से 1000 के बीच में रह सकते हैं सर. तो ये स्टार्च दो प्रकार के कंपोनेंट से बना हुआ होता है. इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 कंपोनेंट्स. और वो दो जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कहा जाता है अमाइलोज और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है अमाइलोपेक्टिन. मतलब कोई भी स्टार्च जब आप लोग यूज करते हो तो स्टार्च में दो तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. एक अमाइलोज होता है और एक होता है अमाइलोपेक्टिन. अब ये अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में क्या फ़र्क है? अमाइलेज ये एंजाइम है, ध्यान रखना, और अमाइलोज ये स्टार्च का एक पार्ट है. मतलब स्टार्च दो चीज़ों से बना हुआ है, एक अमाइलोज नाम की चीज़ है और दूसरी अमाइलोपेक्टिन है. तो वहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये अमाइलोज क्या है सर. सो अमाइलोज की अगर बात करते हैं, सो अमाइलोज इज अ वाटर सोलूबल पार्ट ऑफ स्टार्च. और जो स्टार्च में कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो आसपास 15 टू 20%. मतलब 100 ग्राम अगर स्टार्च लेते हो तो 100 ग्राम में 15 से 20 ग्राम ये अमाइलोज रहेगा, और बचा हुआ 80 से 85% जो रहेगा वो अमाइलोपेक्टिन रहेगा. सो सर ये वाटर सोलूबल पार्ट है, मतलब पानी में सोलूबल हो जाता है. मैंने कहा कि स्टार्च ये वाटर में फेयरली सोलूबल है, पूरी तरीके से सोलूबल नहीं. तो जो फेयरली सोलूबल पार्ट होता है वो अमाइलोज है, और जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन. तो क्या डिफरेंस रहता है सर? तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अमाइलोज के बारे में. तो अमाइलोज का जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया, तो बेशक मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? अल्फा ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. और ये जो अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है अमाइलोज, इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर. मतलब अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, बट लीनियरली दीज अल्फा ग्लूकोज आर अरेंज्ड. मतलब लीनियर पॉलीमर इज अमाइलोज. सो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सो दिस इज द लीनियर पॉलीमर इन विच अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड बाय C1C4 लिंकेज. सो C1C4 लिंकेज कैसे होता है ये तो अब तक हम लोगों ने बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं. तो मैंने यहाँ पर लिया एक अल्फा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ऐसे मैंने दूसरा अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेना है, वैसे ही मैंने ऐसे ही तीसरा अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेना है. ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, उतने सारे मॉलिक्यूल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं. अल्फा ग्लूकोज CH2OH OH
HOH, OHH, HOH, HOH। वैसे यहाँ पर CH2OH, HOH, OHH, HOH और यहाँ पर HOH। वैसे यहाँ पर CH2OH, HOH, OHH, HOH और यहाँ पर HOH। अल्फा ग्लूकोज ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल। सो ये पहले अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, दूसरे अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन। सो OH OH इंटरैक्ट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से लिंक हो गए। यहाँ पर भी सेम। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन, ये आपस में क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे विद द रिमूवल ऑफ वाटर। सर वैसे यहाँ पर भी होगा, ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कोई तो भी चौथे मॉलिक्यूल के साथ में लिंक होता होगा विथ द ऑक्सीजन, तो चेन प्रोपोगेट होते हुए दिखाया मैंने। यहाँ भी वैसे ही ये ग्लूकोज का चौथे कार्बन का OH भी लेफ्ट हैंड साइड के ग्लूकोज के पहले कार्बन के OH के साथ लिंकेज होगा, चेन प्रोपोगेट होते हुए दिखाया। सो इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज इन विच अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड वाया किसकी मदद से, C1C4 लिंकेज की मदद से। तो ये बन गया सर अमाइलोज नाम का फ्रैक्शन। सर स्टार्च का वो एक पार्ट है, तो अमाइलोज क्या है सर, अमाइलोज इज अ वाटर सोलुबल कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और सॉरी स्टार्च, वाटर सोलुबल पार्ट ऑफ स्टार्च। सो वेयर इट contributes 15 to 20% of the total constituent of starch. Amylose is a linear polymer of alpha glucose where alpha glucose molecule are linked through C1C4 linkage। और ये कितने अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, तो अमाइलोज में आसपास 200 के आसपास अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना अमाइलोज में। सो आसपास 200 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अमाइलोज। नाउ सर ये अमाइलोज के बारे में बात किए। अब दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अमाइलोपेक्टिन कहेंगे। सो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ स्टार्च दैट इज अमाइलोपेक्टिन। सो सेकेंड पार्ट मतलब बी पार्ट। सो अमाइलोपेक्टिन। सर अमाइलोपेक्टिन की अगर बात करते हैं तो अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च का इनसॉल्युबल पार्ट है, इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, और इसका कंट्रीब्यूशन स्टार्च के वेट में होता है आसपास 85 to 80%। ये अमाइलोपेक्टिन का जब हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किए तो बेशक यहाँ पर मुझे अल्फा ग्लूकोज ही मिलेगा, लेकिन फ़र्क क्या है सर, अमाइलोज लीनियर पॉलीमर था जहाँ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में लिंक थे लीनियरली, ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है। सो अमाइलोपेक्टिन इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। तो ये कैसे क्या बनता है सर हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर, तो उसके लिए मुझे फिर से अमाइलोज के स्ट्रक्चर के तरफ चलना पड़ेगा। तो हाईली ब्रांच्ड है मतलब ऐसी ढेर सारी चेन एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होगी, उसी का मतलब होता है ना ब्रांच। तो सर ऐसी कितनी चेन होती है, सो n नंबर ऑफ चेन्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर। लेकिन सर एक चेन में ऐसे कितने यूनिट होते हैं, तो एक चेन में आसपास मुझे 15 से 20 यूनिट या 20 से 30 यूनिट दिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया अल्फा ग्लूकोज, ध्यान से देखो मैं भी कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा अल्फा ग्लूकोज, सर ये भी वैसे ही दूसरा अल्फा ग्लूकोज, ये भी वैसे ही तीसरा अल्फा ग्लूकोज, है ना। तो ये अल्फा ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से मैंने लीनियर पॉलीमर ड्रॉ किया, और ये लीनियर पॉलीमर कौन सा है, तो अमाइलोज वाला है सर, अमाइलोज है। तो स्ट्रक्चर CH2OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, HOH। यहाँ पर भी वैसे ही CH2OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, HOH। यहाँ पर भी वैसे ही CH2OH, H, HOH, OHH, HOH, और यहाँ पर भी HOH। सर ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर हुआ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किए सर, अमाइलोज का स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी वैसे अमाइलोज का स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे, है ना। अब ये देखो कि अमाइलोज में जो कुछ भी आपके एक चेन है सर, ऐसी ये जो अमाइलोज की चेन है, अमाइलोपेक्टिन की बात कर रहा हूँ मैं। अमाइलोज में तो ऐसे 200 के आसपास अल्फा ग्लूकोज की चेन होती है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ये जो चेन होती है ये 25 से 30 अल्फा अमाइनो एसिड की होती है। 25 से 30 अल्फा अमाइनो एसिड की एक चेन,
वैसे दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन, और ये एक चेन दूसरे चेन के साथ लिंक होगी, दूसरी चेन तीसरे चेन के साथ में लिंक होगी। सो हर एक चेन में कितने अल्फा अमाइनो एसिड रहेंगे? 25 से 30 के बीच में। तो सर कहीं ना कहीं तो ये रुकेगी ही। यहाँ से आप लोग इसको प्रोपोगेट होते हुए दिखाओ कि इधर होंगे सर बचे हुए मॉलिक्यूल, तो कहीं ना कहीं तो चेन रुकने वाली है। तो ये रहा आपका टर्मिनल अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट चेन। अब दूसरी भी चेन वैसे ही ड्रॉ करोगे, सेकेंड चेन भी वैसे ही ड्रॉ करोगे। तो ये रहा सेकेंड अमाइलोज की चेन। सेकेंड अमाइलोज चेन हम लोग फिर से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। वैसे मैं फिर से यहाँ पर सेकेंड अमाइलोज चेन ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी बिल्कुल ड्रॉ करने का तरीका वही रहेगा। ड्रॉ करने का तरीका वही रहेगा जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली ड्रॉ किए हैं। CH2OH H HOH OHH HOH HOH CH2OH H HOH OHH HOH HOH। वैसे ही CH2OH H HOH OHH HOH HOH, है ना। ये भी चेन कहीं ना कहीं सामने क्या होने वाली है? प्रोपोगेट होने वाली है। ठीक है, तो अभी होगा क्या सर, ये जो पहली अमाइलोज की जो चेन है उसका पहला कार्बन और सेकेंड अमाइलोज की जो चेन है उसका सिक्स्थ कार्बन, यहाँ पर भी वैसे अमाइलोज चेन बनाओगे आप लोग। सो पहले अमाइलोज चेन का फर्स्ट कार्बन और सेकेंड अमाइलोज चेन का सिक्स्थ कार्बन, इसके बीच में होगा इंटरेक्शन, OH OH निकलेगा बाहर और ये लिंक हो जाएंगे। मतलब ये कौन सा लिंकेज हुआ? C1C6 लिंकेज। तो पहली चेन दूसरी चेन से लिंक हुई, वैसे ही दूसरी चेन का सबसे आखिरी वाले अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन C1 नीचे वाले अमाइलोज की चेन के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के छठवें कार्बन के साथ लिंक होगा और ऐसी ढेर सारी चेन से बनेगा सर हमारा ऐसे ही अमाइलो पेक्टिन। तो ये हो गया सर स्टार्च के बारे में स्ट्रक्चर। नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर एंड दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट, दैट इज सेलुलोज। सो सेलुलोज की अगर बात करते हैं तो सेलुलोज हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। अब ये जो सेलुलोज है प्लांट बॉडी की अगर बात करते हो तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किससे? सेलुलोज से, जो हम लोग फैब्रिक में यूज़ करते हैं। सो सर फैब्रिक में यूज़ करते हैं हम लोग सेलुलोज को। तो अभी हम लोग बात करते हैं सेलुलोज की एंड दैट विल बी द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस लेसन एंड दैट इज सपोज टू बी 9th स्ट्रक्चर या 1, 2 या 10 स्ट्रक्चर हमारे सीक्वेंस के हिसाब से। सो सेलुलोज, तो सेलुलोज की बात एक ध्यान रखना कि सेलुलोज भी एक नॉन शुगर टाइप का पॉलीसैकेराइड है। नॉन शुगर टाइप का पॉलीसैकेराइड। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हम लोग कर सकते हैं लेकिन सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते। स्टार्च की तरह इजीली हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है सेलुलोज, इसलिए हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करती। लेकिन जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो निवाला अंदर डालने के बाद चबाते रहते हैं, आपने देखे होंगे, और रूमिनेंट एनिमल्स सर उनके इंटेस्टाइन में सर एंजाइम होता है और वो एंजाइम ही सिर्फ सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। हमारी एबिलिटी नहीं है सर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की। सो नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड। लेकिन यदि आप इसको हाइड्रोलाइज करना ही चाहते हो तो हाइड्रोलाइज्ड यदि करना ही चाहते हो सो सेलुलोज को आपको हीट करना होता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अंडर हाई प्रेशर, और तब जाकर ये देता है आपको बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज और यहाँ पर मिलते हैं N, मतलब N नंबर और N यूनिट्स ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये N की संख्या क्या होती है सर? N की संख्या आप लोगों को दिखती है आसपास 250 से लेकर तो सर आसपास 300 से लेकर तो 2500 यूनिट्स तक रहते हैं। मतलब सेलुलोज का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको बीटा ग्लूकोज ऐसे कितने मिलेंगे सर? आसपास 300 से 2500 के आसपास आपको मिलते हैं। सर सेलुलोज इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलीमर।
सर सेल्यूलोज ये लीनियर पॉलीमर है और इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझको बीटा ग्लूकोज मिलता है। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर? सो स्ट्रक्चर तो उसके लिए आपको बीटा ग्लूकोज ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो बीटा ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब ढेर सारे मतलब सर 3 ड्रॉ करो, 4 ड्रॉ करो, 5 ड्रॉ करो, जितने चाहे उतने। 3 में काफ़ी है सर हमको समझने के लिए। सो बीटा ग्लूकोज CH2OH, H, HOH, OHH, HOH और यहाँ पर वैसे ही HOH, OHOH नीचे लिखूंगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा, लेकिन बीटा चाहिए सर मुझे। वैसे ही इनके में भी आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, CH2OH, H, HOH, OHH, HOH, OH ऊपर, H नीचे, बीटा ग्लूकोज। यहाँ पर भी वैसे ही आप लोग सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे, CH2OH, H, HOH, HOHH, HOH, OHH, हो गया। ऐसे ढेर सारे लिख सकते हैं आप लोग। सो बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको एक दिख रहा है कि पहले बीटा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन C1 और दूसरे बीटा ग्लूकोज का चौथा कार्बन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब देयर विल बी सम इंटरेक्शन। ऑक्सीजन मतलब OH से H2O निकल जाएगा, ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हियर आल्सो द सेम, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे 1 2 3 ही ड्रॉ किए सर, ऐसे 3 नहीं, ऐसे 300 होंगे, ऐसे 3000 मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के साथ अटैच। सो इस तरीके से बाय C1C4 लिंकेज ऑफ बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं आप लोग। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। उसके बाद में 11 स्ट्रक्चर जो है ग्लाइकोजन का। सो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि ग्लाइकोजन भी एक, ये सिर्फ एडिशनल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ग्लाइकोजन का काम क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। इसीलिए सर ग्लाइकोजन भी एक नॉन शुगर टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। नॉन शुगर मतलब पॉलीसैकेराइड है सर ये। और वैसे ही हम लोग अगर बात करते हैं तो ग्लाइकोजन भी एक, ग्लाइकोजन ये लीनियर पॉलीमर नहीं है सर, ये भी एक, ये आपको एक ब्रांच्ड पॉलीमर दिखता है। लेकिन ब्रांच्ड पॉलीमर किसकी तरह? सो ब्रांच पॉलीमर लाइक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन में क्या होता था पता है आपको? अल्फा ग्लूकोज की एक चेन, अल्फा ग्लूकोज की दूसरी चेन, अल्फा ग्लूकोज की तीसरी चेन, और ऐसी 2-3 चेन में से ऐसे ढेर सारी चेन एक दूसरे के साथ कंबाइन होती थी और तब जाकर आपको हाईली ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन मिलता था। सर ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर वैसे ही है, ग्लाइकोजन का भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अल्फा ग्लूकोज ही मिलता है, लेकिन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोज की स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ये अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में हाईली ब्रांच्ड होता है। सर ग्लाइकोजन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। जब हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज तैयार होता है और ग्लूकोज से हमारे सेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी जनरेट करते हैं। लेकिन यदि मैंने 2-4-5 दिन अगर खाना नहीं खाया तो भी मेरे सेल्स जिंदा रहते हैं, तो भी मैं काम करता हूँ, तो भी मेरी बॉडी जिंदा रहती है। तो ऐसे समय में हमारे बॉडी को फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो बेशक हमारे बॉडी को मिलती है एनर्जी ग्लूकोज से। लेकिन सर आपने तो खाना खाया ही नहीं, तो मैं क्या करता, मेरा लीवर क्या करता है मेरे बॉडी में रहने वाला, कि जो कुछ भी एक्सेस ग्लूकोज है वो एक्सेस ग्लूकोज को अपने पास स्टोर करके रख देता है। तो ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है मसल सेल्स में, ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है लीवर में। तो एक्सेस ग्लूकोज जो कभी भी हमारे बॉडी में बनते रहता है तो उस एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करके रख देते हैं अपने पास, और जब कभी बॉडी को बाहर से जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ये वापस क्या करते हैं? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाकर बॉडी को सर्वाइव करके रखने का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए रिजर्व फूड मटेरियल है। जैसे स्टार्च होता है प्लांट बॉडी के लिए रिजर्व फूड मटेरियल, वैसे ही सर ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी के लिए रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन से कार्बोहाइड्रेट पढ़े हम लोग? राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद में सर माल्टोज, उसके बाद में सुक्रोज, उसके बाद में लैक्टोज, उसके बाद में पॉलीसैकेराइड में मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, एक स्टार्च के 2 कंपोनेंट अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज लीनियर तो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड।
बाद में मैंने लिया सेलुलोज। सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है सर, आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होता जैसे स्टार्च होता है। और मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को सिर्फ ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बताया। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन की तरह ही है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा हाईली ब्रांच दिखता है। दिस इज द रिजर्व्ड फूड मटेरियल फॉर ऑल द animals, and this is all about the structure of carbohydrate along with the some additional information. So here we have completed the structure of carbohydrate. So today I have to stop here. Thank you so much.